नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आशुतोष महेश्वर गंगा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 10 संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ उद्भिज परिषद का अध्ययन कर रहे थे, उसकी व्याख्या को समझ रहे थे, जिसमें हमने 2 वीडियो में आपको पूरा व्याख्या समझा दिया। अब इस तृतीय वीडियो में हम आपको उद्भिज परिषद से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है, इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे कि इस प्रश्नों का हम समाधान या सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने इस अभ्यास प्रश्न पर आते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए, तो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है पहला कि उद्भिज परिषद, ठीक ना। उद्भिज परिषद पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। सारांश शब्द को हम बता ही दिए थे, 2 शब्दों से मिलकर बना है, सार प्लस अंश। सार का अर्थ होता है संक्षेप और अंश माने मुख्य। तरह से अंश माने क्या हो जाएगा, मुख्य। अर्थात जो मुख्य मुख्य बातें हैं पूरे पाठ में, उसको ही संक्षेप रूप में बताना सारांश कहलाता है। जैसे हम आप फिल्म देखते हैं, भले 3 घंटा का फिल्म होता है, 2.5 घंटे का, लेकिन हम उसको 15 से 20 मिनट में सारी बात बता करके समाप्त कर देते हैं। उस 15-20 मिनट में आप देखेंगे जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही आपको याद होती हैं, वही आप बताते हैं। हर एक बात, हर एक एक्टिंग को आप व्याख्यायित नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं। इस वजह से यही कहा गया कि मुख्य संक्षेप, अर्थात पूरे पाठ का जो मुख्य मुख्य बातें उसको संक्षेप रूप में कहना ही सारांश कहलाता है। तो पहला प्रश्न आपका यही बना, और आता भी है एग्जाम में, आपके ये प्रश्न आते हैं कि फला पाठ का आप सारांश लिखिए। तो गद्य में 1 से लेकर 4 पाठ तक यदि आप सारांश याद किए हैं तो निश्चित है वो आपका प्रश्न में आएगा, आप कर ले जाएंगे। जैसे उद्भिज परिषद पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए, ठीक ना। तो जो पूरा पाठ हम आपको पढ़ाए हैं उसको आराम से आप पढ़िए, समझिए हिंदी, और फिर उसका चिंतन करिए। अपने आप आपको याद आएगा, हाँ इसके बाद ये था, ये था, ये था, उसी को संक्षेप रूप में आप लिख देंगे, वही आपका पाठ का सारांश हो जाएगा। फिर आता है कि निम्नलिखित गद्यावतरणों, हम बताए थे गद्य प्लस अवतरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। अवतरण माने सेंटेंस, ठीक ना। गद्य का जो यहाँ सेंटेंस अवतरित किया गया है, लिखा गया है, अवतरण माने लिखा गया है, अवतरित किया गया है, उसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ, संदर्भ सहित, संदर्भ के साथ। पुत्र, पुत्र सहित, पुत्रेण सह माने पुत्र के साथ, ठीक है। वैसे ही है ससंदर्भ, अर्थात संदर्भ सहित। अब संदर्भ जब हम आप इसका लिखेंगे तो हम आपको बताए थे कि संदर्भ में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि किताब का नाम, फिर उसके बाद होता है आपका पाठ का नाम, और फिर लेखक का नाम। अब यहाँ लेखक है नहीं, तो इसलिए आप सिर्फ किताब का नाम और पाठ का नाम लिख देंगे बस। जैसे कि प्रस्तुत गद्यावतरण, यही शब्द भी लिख सकते हैं, या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के उद्भिज परिषद नामक पाठ से लिया गया है। बस आपका संदर्भ हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम, अरे गद्य भारती के, पद्य नहीं है, सॉरी, ये क्या है, गद्य है, तो आप कहेंगे गद्य भारती के उद्भिज परिषद नामक पाठ से लिया गया है, ठीक ना। बस राइटर की, इसमें राइटर वाली बात नहीं होती। फिर आप लिखेंगे आगे, देखिए लिखा है पहला क्या है कि सर्वासु प्रयोजनम, मतलब ये कि सर्वासु से लेकर के प्रयोजनम, इस पैराग्राफ तक एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं देगा। एग्जाम में आपको 4 लाइन पूरा पूरा लिख के देगा और उसी का हिंदी अनुवाद आपको करना होता है। मान लीजिए अब यही है सर्व या स्वार्थ सिद्धये आकांक्षति। अब जब हम पैराग्राफ में आते हैं तो देखिए यही आपका पैराग्राफ है,
इस पैराग्राफ में जब हम देखते हैं, ठीक ना, अब जो वहाँ सेंटेंस लिखा हुआ था मान लीजिए यहीं से दे दी कि मनुष्याणाम, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए यहीं से दे दिया कि मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति, अब यहाँ तक लिख दिया और फिर डैश डैश करके लिख दिया कश्चित निर्दिष्टो नियमः, अर्थात कोई भी नियम दिखाई नहीं देता है। अब जो आपके किताब अभी अभ्यास प्रश्न में दिया है तो वो क्या किया, ये दो शब्द यहाँ से उठाए फिर पूरा डैश 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 करके ये दो शब्द यहाँ लिख दिया, आपका पूरा एक क्वेश्चन बन गया। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे बोर्ड पेपर में, तब वहाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिखित रूप में आएगा, सिर्फ इसी का आपको हिंदी अनुवाद कर देना है, यही हिंदी अनुवाद है। क्लियर ना? ठीक, चलिए आते हैं फिर जो हम आपको बता रहे थे क्या आते हैं, देखिए अब यहाँ देखिए आप, तो वैसे वैसे ही आप सभी का आप पढ़े हैं ये हैं, पूरा हम आपको अच्छे से हिंदी इसका व्याख्या पढ़ाए हैं, तो इसलिए आप इसको आराम से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको कर लीजिएगा, एक दो ठोक लिख लीजिएगा बहुत है, उसके बाद आप तो पूरा जानते ही हैं, बस एक दो आप कर लेंगे तो थोड़ा एक आइडिया आपको रहेगी हाँ इस तरह से हमको करना है। अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, जो और सारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम चिंतन करेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ तक जो दूसरा प्रथम जो दूसरा क्वेश्चन था वो यहाँ तक हिंदी अनुवाद का हो गया। अब तृतीय प्रश्न में ये पूछा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। अब आपको क्या करना है, वहाँ हिंदी अनुवाद था, अब ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है इसी को आपको हिंदी में इसका प्रश्न का उत्तर देना है। अब जैसे लिखा कि मनुष्यों के प्रति वट वृक्ष की क्या सोच है, अर्थात जो वट वृक्ष है वह मनुष्यों के लिए क्या कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि पेड़ पौधों के प्रति मानव जात की क्रूरता अथवा निष्ठुरता स्वयं उसी के लिए हानिप्रद है, अर्थात मनुष्य को ही नुकसान प्रदान करने वाला है। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। औचित्य माने उचित, उचित अर्थात मतलब ये जो कथन कहा गया कि यदि मनुष्य वृक्षों के प्रति क्रूर हो रहा है, लगातार कटाई कर रहा है, लगातार पेड़ों को काट काट करके घर मकान या नदी नाले या सड़क बना रहा है, तो उससे मनुष्य के ऊपर स्वयं कौन सी विपत्ति आएगी, क्या उसका नुकसान है, वही चीज आप उसको इसमें लिखना है। यहाँ लिखा है ना, स्वयं उसी के लिए हानिप्रद है, तब आप आराम से इसकी कोई व्याख्या आराम से लिख सकते हैं कि मनुष्यों के द्वारा पेड़ पौधों के प्रति जो क्रूरता या निष्ठुरता दिखाया जा रहा है या उनके द्वारा किया जा रहा है कि वह लगातार सड़क बनाने के प्रयोजन से, नाला बनाने के प्रयोजन से, या नहर बनाने के प्रयोजन से, या बांध बनाने के प्रयोजन से, या घर द्वार या बेचने की दृष्टि से, ठीक ना, लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उससे मनुष्यों के जीवन में बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मनुष्य के ही लिए नहीं, प्रकृति के लिए भी वह बहुत घातक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि इससे आप ही जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसका मतलब ये सबसे बड़ी समस्या कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, छाया की कमी हो जाएगी, वर्षा जो हो रहा है समयानुसार वो नहीं होगा, और जो गर्मी है, तापमान है पृथ्वी मंडल का वो बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब बहुत समस्या है। इन सारी चीजों को आप इसमें लिख सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों के प्रति यह जो निष्ठुरता या क्रूरता दिखाया जा रहा है यह स्वयं मनुष्यों के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इन वृक्षों को काटने से तमाम समस्याएं या विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। अब एक आध उठो आप चाहे हेडिंग डाल करके लिख दीजिए, वायुमंडल संबंधी समस्या, मनुष्यों के
स्वयं जीवन के लिए समस्या या प्रकृति के लिए क्या क्या समस्याएं होंगी वो 2-4 ठो आप लिख करके 2-4 लाइन में लिख देंगे, हो जाएगा। फिर कहा उद्भिज परिषद के आधार पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ वृक्षों के महत्व के बारे में, तो वहाँ अब महत्व बता देंगे वृक्षों के होने से क्या क्या फायदे हैं। भाई हमको छाया मिलती है, हमको फल प्राप्त होते हैं, और उसके बाद देखिए, तो बस इतना कहें, आप इतने आंसर बता देंगे कि इससे हमको फल, छाया, लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं, साथ ही मिट्टी का कटाव भी रुकता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है, यही सब आप लिख देंगे। फिर लिखा है मनुष्यों एवं पशुओं के हिंसा कर्म का क्या प्रयोजन है। मनुष्यों, लिखा मनुष्यों एवं पशुओं के हिंसा कर्म का क्या प्रयोजन है। प्रयोजन माने उद्देश्य, अर्थात मनुष्य क्यों हिंसा करता है और पशु क्यों हिंसा करता है, इसका उद्देश्य, इसका मूल उद्देश्य आपको बताना, ठीक है। अब देखिए, जैसे हिंसा जो मनुष्य है वह हिंसा इसलिए करता है कि वो, जैसे इसमें लिखा ही था उद्भिद परिषद में कि मनुष्य खेल खेल में ही पशुओं का हत्या करता है, पशुओं को मार देता है, वह अपनी एक क्रीड़ा के रूप में देखता है। वह जंगलों में जाकर के निर्दयता के साथ पशुओं को मारता रहता है, एक नहीं 10-20 पशुओं को मार देता है। और उसके बाद ये भी लिख सकते हैं आप कि वह पशुओं का व्यापार करता है, ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जानवर हैं, पशु हैं, ये हिंसा क्यों करते हैं, बस पेट की भूख मिटाने के लिए। पेट की भूख मिट गई, हिंसा कर्म बंद। अब उनके सामने यदि अन्य जानवर भी आ जाए तो भी उसका कुछ नहीं करता, उसको छोड़ देता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है जिसकी हिंसा की कोई समाप्ति नहीं है, पेट भर जाने पर भी वह लगातार हिंसा करता रहता है। अच्छा, इसका आंसर आप चाहे किताब के हिसाब से अगर देना चाहें तो आप देख सकते हैं कि उसको हम दिखा दे रहे हैं कि कहाँ से आप इसको दिखाएंगे। देखिए, जैसे लिखा है, पहले था, जो पहला प्रश्न था आपका, ये वाला पहला प्रश्न ये था कि उद्भिज परिषद के आधार पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश न, ये मनुष्यों के प्रति वट वृक्ष की क्या सोच है न। इसका आंसर जब आप देखेंगे तब यहाँ देखिए लिखा है कि वट वृक्ष जो अश्वत्थ देव है वो क्या कहते हैं कि सर्वासु सृष्टि धारासु निष्क्रमा सृष्टि मानवा। यही आप बात लिखेंगे कि मनुष्यों के प्रति वट वृक्ष की यही सोच है। वो कहते हैं कि सभी सृष्टि धारा अर्थात सृष्टि की रचना के प्रवाह में मनुष्य की जो सृष्टि रचना वो अत्यंत निकृष्ट है। जीव सृष्टि के प्रवाह में मानव इव प्रतार का, मानव के समान दूसरों को पीड़ित करने वाला, अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ, छल करने वाला, कपट व्यवहार करने में कुशल, हिंसा कार्य में लगा हुआ जीव न विद्यते, ऐसा अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता। यही बात आप लिख सकते इसमें। जो पहला प्रश्न है कि उद्भिज परिषद में जो वट वृक्ष है इनका मनुष्य के प्रति क्या सोच है। भवंत नित्यम एवं अरण्य चारिण सिंह व्याघ्र प्रमुखान, अच्छा ये अलग हो गया। फिर अच्छा, जो हिंसा वाली बात थी, ये देखिए क्या लिखा है, पशु हत्या तेषाम क्रीडनम केवलम चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्यते चित्तम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। मनुष्य की हिंसा वृत्ति, पशुओं की हिंसा केवल उसका मात्र एक क्रीड़ा है, उसका एक खेल है, और उसके लिए वह अपने दिखा चित्त माने मन के आनंद के लिए बड़े बड़े जंगलों में जाकर के अपनी इच्छा के अनुसार निर्दयता के साथ पशुओं को मारता है।
उनके पशु के प्रहार को देख करके जो जड़ हम आप हैं मिथा वृक्ष इत्यादि हैं उनका भी हृदय फट जाता है। इनके अन्य और जो पशु हैं उनके भक्ष्य वस्तु का एक नियम है, ठीक है। यहाँ देखिए, पशु भोजन व्यापारे प्रकृति नियम उल्लंघन न उल्लंघन, माने उल्लंघन नहीं करते, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे किसमें कि जो मनुष्य है वह हिंसा वृत्ति एक आनंद मात्र के लिए करता है, जबकि पशु जो है यदि वह हिंसा करता है तब वह हिंसा सिर्फ अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए करता है, ये बता देंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इस पाठ में मनुष्य के संदर्भ में क्या कहा गया है, ठीक ना। कहा, अच्छा एक और है कि भोजन के विषय में पशु पक्षियों का क्या नियम, आप था इसी में कि मनुष्यों अरे पशुओं के विषय में ये नियम है, जो पशु मांसाहारी है वह केवल मांस खाएंगे, जो शाकाहारी है वह केवल शाक कंदमूल खाएंगे। इस नियम से वह विपरीत नहीं होते हैं, जबकि मनुष्य सर्वाहारी होता है, सब कुछ खा लेता है, उसके लिए कोई नियम नहीं होता। फिर लिखा उद्भिज हिंसक पशु और लालची पुरुष में क्या अंतर है। कहीं हिंसक जो पशु होता है वह हिंसा यदि पशुओं के प्रति करता है तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, भूख समाप्त हो जाने पर वह हिंसा कार्य बंद कर देता है। लेकिन जो मनुष्य होता है, लालची मनुष्य होता है, वह अपने लालच में हिंसा क्रिया लगातार करता रहता है और उसका हिंसा कर्म कभी समाप्त होता नहीं है, वह एक के बाद एक हिंसा कर्म करता रहता। उद्भिद परिषद का अध्यक्ष कौन है और उनके भाषण तथा सार क्या है। तो उद्भिद परिषद के अध्यक्ष कौन है, अश्वत्थ देव पीपल देव होगा, एक आंसर ये हो गया। और उनके पूरे भाषण का सार क्या है, तो समस्त सृष्टि, जो पहली लाइन ही थी कि रचना में सबसे निकृष्ट रचना किसकी है, तो मनुष्य की, यही आप सारा लिख देंगे। वृक्षों की सभापति में सभापति कौन है, वही प्रश्न है। मनुष्य पशुओं से निकृष्ट क्यों है, मनुष्य पशुओं से निकृष्ट क्यों है, तो आपका जो पैराग्राफ था उसी में सारा आंसर आपको मिल जाएगा, इसी में है, देख लीजिए यही चीज आप चाहे लिख सकते हैं कि ये आप लिख देंगे कि मानव पर प्रतारका अर्थात जीव सृष्टि प्रवाहेश, माने पशुओं की रचना या जीवों की रचना के प्रवाह में मनुष्य के समान दूसरों छल करने वाला, स्वार्थसिद्धि करने वाला, छल कपट करने वाला, कपट व्यवहार करने वाला, अहिंसा में लगातार रहने वाला, ऐसा मनुष्य ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव नहीं है। फिर ना और आगे आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है यहाँ देखिए, स्वपदानाम हिंसा कर्म जठराग्नि, ये पशुओं वाला है। स्वपदानाम माने पशु, पशु यदि हिंसा कर्म करते हैं तो वह अपने पेट की आग को सिर्फ बुझाने मात्र के लिए उनका प्रयोजन होता है। और प्रशांते तो जठनाग्नि अर्थात पेट की आग के समाप्त हो जाने पर सुकृत उपजायताम स्व उदर पुरतव न ही ते करतल गतान अपि हरिर ससकादीन उपघनंती, अर्थात अच्छी प्रकार से पेट के भूख को समाप्त हो जाने पर शशक आदि हिरण आदि छोटे जीवों के आ जाने पर उनका हत्या नहीं करते, उसको मारते नहीं है। न वा तथा विध दुर्बल जीव घातार्थम अटवी टीवी पर भ्रमणती, ये भी प्रश्न एक था कि वह जंगल जंगल भ्रमण नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, वो आगे लिखे हैं मनुष्याणाम हिस्सा वृत्ति निरवधि, यही है निर्वसाना, ये है आपका एक आंसर कि मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा क्यों निकृष्ट बताया गया, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं आपका पूरा हिंदी में, ये पूरा आंसर किसमें होगा, हिंदी में, क्योंकि लिखा ना हिंदी में, तो आप पूरा लिख देंगे कि मनुष्य की हिंसा वृत्ति की कोई सीमा या कोई मर्यादा नहीं है, जैसे जैसे उसके आत्म अपकर्ष की आशंका, मैंने अपने विनाश की आशंका करता है, वैसे वैसे मानव हिंसा वृत्ति में लग जाता है। स्वार्थ की सिद्धि में मानव अपनी पत्नी, मित्र, राजा, सेवक, नौकर, अपने पक्ष के लोगों को अवलीला यही उपनघनंती, खेल खेल में ही, मजाक मजाक में ही मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। तो ये बात यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, आपका पूरा आंसर। चलिए ठीक, अब और देखिए आगे क्या है,
ठीक ना। ये आप यहाँ तक पूरा आंसर आप दे लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। देखा है उद्भिज परिषद पाठे किम वर्णितम, उद्भिज परिषद पाठ में क्या वर्णन किया गया है। तो सबसे पहली ही लाइन आप देखिए लिखा गया है, ये वाला देखिए, क्या कहा कि भो भो वनस्पति कुल प्रतिपादक शुण्वन्त भवन्तः, आप लोग सुनिए, यही मूल विषय है ये। मानव वार्ता एवं अस्माकम समालोच्य विषय, अर्थात मनुष्य के विषय में बातचीत करना ही हमारे इस सभा का मूल विषय है, मूल उद्देश्य है, मूल प्रयोजन, ठीक है। और ठीक, अर्थात मनुष्य के बारे में ही इस पूरे पाठ में मनुष्य के गुणों, मनुष्य के विशेषता न कहिए, एक तरह से बस मनुष्य के दुर्गुणों का या मनुष्य के निकृष्टतम सृष्टि रचना की ही व्याख्या इस पाठ में किया गया है। यही आपका लाइन हो जाएगा कि मानव वार्तेव अस्माकम समालोच्य विषय। प्रश्न क्या था, उसी हिसाब से आंसर दे देंगे आप। प्रश्न है कि उद्भिज परिषद पाठे किम वर्णितम, तो उद्भिज परिषद पाठे मानव ना, मानव ये है मानव वार्तेव मानव वार्तेव समालोच, अस्माकम हटा देंगे, खाली लिखेंगे मानव वार्तेव समालोच्य विषय। उद्भिज परिषद में मानव की बातचीत ही आलोचना का विषय। एक प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। फिर दूसरा है उद्भिज परिषद पाठस्य आधारे मनुष्याणां वृत्ति कीदृशी अस्ति। उद्भिज परिषद पाठ के आधार पर, देखा उद्भिज परिषद पाठ षष्ठी, तो उद्भिज परिषद पाठ के आधारे सप्तमी, आधार पर मनुष्याणाम षष्ठी, मनुष्यों की वृत्ति में व्यवहार के दृष्टि माने किस प्रकार अस्ति माने है, अर्थात उद्भिज परिषद के अनुसार मनुष्यों की जो वृत्ति है, मनुष्यों का जो व्यवहार है वह किस प्रकार का है। इसी का आंसर आपको संस्कृत में देना। अब आइए पैराग्राफ आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मनुष्यों की वृत्ति कैसी है, ये मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति तो निरवधि निरवसाना च, अर्थात मनुष्यों की जो वृत्ति है, तो उद्भिज परिषद पाठस्य आधारे मनुष्य वृत्ति हिंसा वृत्ति ही अस्ति, एक ये लिख देंगे। अगर और विस्तार करना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे, लेकिन अगर आंसर उतना ही देना चाहें तो इतना ही आप कह देंगे कि उद्भिज परिषद पाठस्य आधारे मनुष्य वृत्ति हिंसा वृत्ति ही अस्ति, हिंसा वृत्ति है, हिंसा करना है। हिंसा दो प्रकार का होता है, एक मानसिक होता है और एक शारीरिक अर्थात भौतिक होता है। जब हम किसी को शारीरिक रूप से पीड़ित करते हैं तो वह शरीर संबंधी हिंसा हो गई, और जब किसी को हम मानसिक रूप से पीड़ित करते हैं तो वह मानसिक हिंसा हो गई। क्लियर है ना। चलिए ये आपका एक आंसर हो गया। बस इतना इसमें कहा है कि मनुष्याणाम वृत्ति कीदृशी अस्ति, तो मनुष्याणाम वृत्ति हिंसा वृत्ति ही अस्ति, बस इतना आंसर। फिर कहा कि सर्वासु मनुष्याणाम क्षणम अपि पतंति एवं तृणानि, पदों के मूल रूप निर्दिष्ट करते हुए उनमें हुए परिवर्तन का कारण बताइए। क्या लिखा है, सर्वासु मनुष्याणाम क्षणमपि पतंति एवं तृणानि, पदों के मूल रूप निर्दिष्ट करते हुए उनमें हुए परिवर्तन का कारण बताइए। अच्छा, अब देखिए जैसे सर्वासु शब्द है,
अब यदि कोई पूछे कि यह किस विभक्ति का कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे यह सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। 3 माने बहुवचन, 7 माने सप्तमी विभक्ति। ये आप क्लियर जानते रहिए हमेशा। नीचे हम विभक्ति लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, वचन। अर्थात जो सर्वांश पद है वह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अब इसमें ये कहें कि इसका मूल रूप पहले आप बताइए, तो सर्वांश का मूल रूप है सर्व। क्या है, सर्व। फिर कहा उनमें हुए परिवर्तन का कारण बताइए। मतलब यह कि सर्व को सर्वांशु क्यों लिखा गया, यही बताना। तो आप बताएंगे कि सर्वांशु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन जो कि आधार का बोध करा रहा था, तो यह सभी मनुष्यों के लिए आ रहा था, इसीलिए सर्व शब्द का सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया गया। या सिंपल सी बात आप ये कहेंगे, सर्वांशु पद का मूल पद है सर्व। सर्व को सर्वांशु इसलिए लिखा गया क्योंकि कारक के नियमानुसार सर्व को सप्तमी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करके ही उस सेंटेंस को, उस वाक्य को बनाया जा सकता था, इसीलिए सर्व के रूप में परिवर्तन किया गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर मनुष्याणाम, ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसका मूल पद है मनुष्य। ये हो गया मूल पद। आप बता देंगे मनुष्य, मनुष्याणाम का मूल पद है मनुष्य, और मनुष्य को मनुष्याणाम इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ संबंध कारक का बोध कराना था और उस संबंध कारक के अनुसार ही एक सेंटेंस वाक्य बनाना था, इसीलिए मनुष्य पद को मनुष्याणाम के रूप में बदल दिया गया। क्षणम अपि, इसको अलग करेंगे, क्षणम प्लस अपि हो जाएगा। इसमें संधि कार्य किया गया। आप बता दें क्षणम अपि में क्षणम धन अपि शब्द है, इसमें क्षणम और अपि में म को अ को म में मिला दिया गया, पूरा संधि कार्य का रस कर दिया गया, तो वह क्षणम अपि बन गया। पतंत, यह क्रियापद है, पत धातु है, गिरने के अर्थ में आता है, ठीक ना। पतति पततः पतंती ऐसे रूप चला देंगे तो यह क्रियापद है, तो आप बता देंगे गिरने के अर्थ में आया था, ठीक ना। पत धातु मूल पद है, गिरने के अर्थ में वर्तमान काल में प्रयोग किया गया है, और यह प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ठीक ना। ऐसे लिखेंगे पतंती, ठीक ना। लट लकार ऐसे लट लिख देंगे, फिर P1 लिख देंगे। P माने प्रथम पुरुष और एक माने एक वचन, अरे सॉरी यहाँ बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तृणानि, ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, बस अब तृण है, मूल पद क्या है, तृण है। अब नीचे लिखा हुआ बस इतना ही आपको बताना है, मतलब सर्व बता देना है, यहाँ मनुष्य बता देना है, या क्षणम बता देना है, या पद धातु बता देना है, यहाँ तृण बता देना है। तृणम तृणे तृणानि नपुंसकलिंग हो जाएगा। इस षष्ठी छठवां सूत्र क्वेश्चन देखिए, लिखा है अस्माकम परिभ्रमंति तृणानि तावत तत्रैव। इनका क्या कर देना है, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना, या तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अर्थात जैसे लिखा है अस्माकम, अस्माकम देशस्य नाम भारतः अस्ति, हमारे देश का नाम भारत है, ये हो गया। अस्माकम ग्रामस्य नाम, हमारे गांव का नाम जो भी है वो आप लिख दीजिए। अस्माकम गृहम अस्ति, यह हमारा घर है, इदम अस्माकम गृहम अस्ति। मतलब ये कि आप इसका प्रयोग तो चाहे आप अपने हिसाब से कर लीजिए, या किताब में जो दिया हुआ है सेंटेंस उसको निकाल करके दिखा दीजिए वाक्य प्रयोग, जैसे अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे माने परिभ्रमण लिखा है तो आप लिख सकते हैं सर्वे जनाः, सर्वे जना, सर्वे नहीं, सर्वे जनाः सर्वे जनाः क्रीड़ा क्षेत्रे परिभ्रमन्ति, सभी लोग खेल के मैदान में घूमते हैं, ये भी सेंटेंस हो जाएगा। सर्वे जनाः बहुवचन, क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में, परिभ्रमन्ति माने घूमते हैं, ये भी सेंटेंस हो जाएगा।
लेकिन आपको किसके अनुसार बता देना है, किताब के अनुसार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्द क्या है, अस्माकम। यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं जिससे याद रहेगा अस्माकम शब्द को, ठीक ना, इससे आपको बताने में थोड़ा सही रहेगा कि हमको क्या क्या सेंटेंस में वाक्य। अस्माकम हो गया, ये हो गया परिभ्रमंती, परिभ्रमंती, और फिर क्या है, तृणानि, तृणानि, फिर लिखा है तावत, तत्रैव। ये 5 सेंटेंस है, वाक्य प्रयोग आता है आपके व्याकरण में, वाक्य प्रयोग आता है। चलिए हम आते हैं पैराग्राफ पर, वहां खोजेंगे तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा। अच्छा चलिए वो हट गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एक तो था परिभ्रमण, एक क्या था, परिभ्रमंती था, परिभ्रमंती, एक था तावत, और एक था तृणानि, तृणानि, एक था तत्रैव, एक था अस्माकम, ठीक है, और एक तावत हो गया, परिभ्रमंती हो गया, तृणानि हो गया, तत्रैव हो गया, अस्माकम। 5 तो था, 5 हैं। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे अब ये जो तृणानि वाली बात है उसको देखते हैं। परिभ्रमंती देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये परिभ्रमंती लिखा है। अब आप यहाँ से आंसर बता सकते हैं कि न वा तथा विध दुर्बल जीव घातार्थम अटवीतः अटवीम परिभ्रमंती। न वा माने अथवा, न माने नहीं, ठीक ना, वे जो हिंसक पशु हैं वे, तथा विध माने उस प्रकार के कमजोर जीवों को मारने के लिए जंगल से जंगल नहीं घूमते हैं। ये आपका परिभ्रमंती वाला हो जाएगा, ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा परिभ्रमंती वाला। अच्छा फिर उसके बाद है आपका है अस्माकम, ठीक ना, शब्द आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, ठीक ना, और उसी के हिसाब से आपको आंसर बता देना है, ठीक ना। एक शब्द था तेसाम, ये भी था तेसाम। तो तेसाम देखिए यहाँ लिखा है, आप यहाँ बताएंगे पशु हत्या तू तेसाम अक्रीडनम, न, अर्थात पशुओं की हत्या उनका एक खेल मात्र है। ये आपका यहाँ हो जाएगा तेसाम वाला, यहाँ हो गया परिभ्रमंती वाला, और एक आपका था अस्माकम, यहाँ लिखा हुआ है। तो आप चाहे इसका सेंटेंस यहाँ से है, तेषाम माने उन मनुष्यों का, पशु प्रहार व्यापारम, पशुओं के ऊपर आघात करने का जो व्यापार है, मारने का व्यापार है, उसको देख करके जड़ान अपि माने हम जैसे जड़ वृक्षों का भी, अस्माकम माने हमारा, विदीर्यते हृदय, हृदय भी विदृढ़ हो जाता है, हृदय फट जाता है। तो यहाँ अस्माकम का प्रयोग हो गया। तो परिभ्रमंती हो गया, अस्माकम हो गया, तेषाम हो गया, ठीक ना। और देखिए आपका क्या बच गया, तत्रैव तावत, तावत शब्द का भी प्रयोग आया था। अच्छा एक पैराग्राफ में लग रहा है कट गया है, यही उसको खोजेंगे, ठीक ना। खैर अगर आप खोजेंगे, अभी देखिए जल्दी नहीं मिल पा रहा, लेकिन आप खोजेंगे सेंटेंस मिल जाएगा, तो उसी सेंटेंस को आप लिख देंगे, आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, फिर अगला है प्रश्न है आंतरिक मूल्यांकन क्या है, कि आपकी दृष्टि में वृक्षों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। इस प्रश्न का आंसर आपको अपने मन से देना है, यहाँ किताब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिख दिया है आपकी दृष्टि में, आपकी सोच में, आप पूरा लिख सकते हैं विस्तार से।
वृक्षों पर एक पोस्टर तैयार करना है चित्र, तो आप एक वृक्ष बना दीजिए, उसमें पत्ते छायादार वाला हो, और उसके बाद उसमें फल भी आप दिखा दीजिए, नीचे मनुष्य को दिखा दीजिए, और उसके बगल में पशुओं को दिखा दीजिए, और उसके बगल में छोटे एक तालाब भी दिखा दीजिए। उससे ये ज्ञात होगा कि देखो यह जो पेड़ है, यह पेड़ छाया दे रहा है, फल दे रहा है, इसके छाया में मनुष्य बैठा हुआ है, इसकी छाया में पशु बैठे हुए हैं, इसकी छाया में पक्षी बैठे हुए हैं, इससे लकड़ी प्राप्त होती है, इसके बगल में पानी इकट्ठा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप एक पोस्टर बना करके अच्छे से दिखा सकते। तो इस तरह से आपका यह उद्भिद परिषद नामक जो पाठ था, उस पाठ का अभ्यास प्रश्न भी सॉल्व हो गया। का गद्यांश हम भी आपको व्याख्या अच्छे से करके बता दिए थे। अब अगर किसी भी प्रकार का आपको इस पाठ को समझने में, प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत हो रही हो, समस्या हो, तो आप जरूर कमेंट्स करके लिख दीजिएगा कि हाँ सर ये बात हमको नहीं क्लियर हो पा रहे, तो हम उसको जरूर प्रयास करें। या मान लीजिए हमसे ही कोई गलती हो गई हो पढ़ाने में, तो वो भी आप बता दिया करिए कि हाँ सर ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उस पर भी हम चिंतन जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बता इतना ही। नमः शिवाय।